जय श्री स्वामीनारायण। ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 वेलकम इन माय लेक्चर। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आर यू क्वाइट एंड comfort? Dear student, today I am going to start chapter number 11, Indian Judiciary. विद्यार्थी भाइयों, आज हम लोग भारत के न्यायालयों के बारे में, न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स चैप्टर्स के अंदर हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी कंट्री को रन करने के लिए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर बेटर, है ना, कोई भी एक संचालन की बेटर व्यवस्थाओं के लिए वी नीड, हमें ज़रूरत रहती है तीनों तरह की व्यवस्थाएं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कोई भी देखो गवर्नमेंट चलाने के कंट्री के अंदर यहाँ पर तीन तरह की व्यवस्थाएं होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोकपालिका। कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करवाना और यदि कोई संचालन न करे तो उसे न्याय प्रोवाइड करना या पनिशमेंट देना। तो देखिए, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा था इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडी और थर्ड जो ऑर्गन है जुडिशरी, ये तीनों की ज़रूरत रहती है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने में, विच इज़ द इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जुडिशरी जो हमारा है ना, जैसा हमने लेजिस्लेटिव असेंबली और इनका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र पार्ट दे रखा है। अब स्वतंत्र पार्ट देने के पीछे कारण क्या है कि कोई इनके न्यायिक व्यवस्था के अंदर दखल अंदाजी न कर सके, इसलिए अपने आप में एक ये अलग ही इंस्टीट्यूशन है। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ही है, बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर टू ऑर्गन्स। ये दो ऑर्गन्स से, है ना, दो लोकपालिका और न्यायपालिका से अलग है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी से हमारा ये लेजिस्लेटिव से ये हमारा सेपरेटेड है, अपने आप में अलग ही एक इंस्टीट्यूशन है, एक पूरी एक व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुसार चलती है। और इसका मुख्य कार्य है टू प्रोवाइड द जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करना। तो अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम थ्रू आउट द इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन दिया है, यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, एक बेटर न्यायिक व्यवस्था को हमें प्रोवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिडल हायरार्ची। देखो, पिरामिडल स्टाइल में ये दे रखा है। देखिए, सबसे बड़ी जो ऊंची कोर्ट है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद में मिडल, जिसको हम बोल सकते हैं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट या ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स। सुप्रीम जनरली तो हम दो ही कोर्ट मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दीज ऑल अदर कोर्ट्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, अंडर कंट्रोल होती है, हाई कोर्ट के अंदर में होती है।
लेकिन अगर हम सीरीज से देखें तो हमारे को यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट, तालुका कोर्ट बोल सकते हैं, ट्रायल कोर्ट बोल सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स, तो पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम पूरा दिया है। और वी हैव एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म जुडिशरी एंड इट्स टॉप मोस्ट लेवल एट सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट। और सबसे जो हमारे यहाँ है इस पिरामिड के अंदर हमको जो जिस सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट कहते हैं हम, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री, ओनली देयर इज ए सिंगल कोर्ट विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर है और ये अकेले कोर्ट है। इसके बाद हाई कोर्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ, इसके बाद अतिरिक्त देखो मिडल लेवल का है वो हाई कोर्ट है। वैसे जनरली हम कहते स्टेट लेवल की बात कर सकते हैं इसे। इन एवरी स्टेट, लगभग अप्रोक्सीमेटली सभी स्टेट्स के अंदर कुछ कोर्ट्स या हाई कोर्ट हैं जो 2 स्टेट के बीच में भी हैं, 4-5 स्टेट के बीच में भी हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी स्टेट के अंदर ये हमें मौजूद मिलते हैं। एंड इसके अतिरिक्त देखिए अंडर द जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे लोकल और स्पेशल कोर्ट है, तालुका लेवल पे कोर्ट बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी हुई है, फिर स्पेशल कोर्ट्स हैं। अ पार्ट ऑफ दीज ऑफ ट्रायल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विच वेयर एस्टेब्लिश्ड टू कैटर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। देखिए हमारी न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे जो संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशन ने छोटे से लगा करके बड़े लेवल तक, मतलब आप स्पेशल कोर्ट, छोटे ट्रायल कोर्ट, बड़े छोटे कस्बे में, फिर यहाँ तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट मतलब स्टेट लेवल, और ये नेशनल लेवल, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन गेट द जस्टिस, हर व्यक्ति को न्याय मिले, उस न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह की जुडिशरी व्यवस्था की। तो ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए है ना, टू गेट द ऑब्जेक्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी को इस तरह बंटवारा किया। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी? अब जुडिशरी की इम्पोर्टेंस क्या, जुडिशरी की जरूरत क्यों थी? तो देखो ये न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज एसेंशियल टू फेडरल सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन टू सेल एनी कॉन्ग्रिटी बिटवीन द सेंटर स्टेट, बिटवीन वन स्टेट टू अदर स्टेट्स रिगार्डिंग डिवीजन वर्कलोड। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम लोग इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सीधी सी बात है, जुडिशरी की ज़रूरत थी टू प्रोवाइड द जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करने के लिए। अगर सिंपल बात में आप सब कुछ आ जाएगी तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू द जुडिशरी, भाई कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कोर्ट की ज़रूरत के पीछे एक ही कारण है, और वो है प्रोवाइड द जस्टिस, किसी के साथ अन्याय न हो, उस अन्याय से बचाने के लिए जुडिशरी की बहुत ही आवश्यकता होती है, इट इज इसेंशियल। अब नाउ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज इसेंशियल कोई सी भी फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि फेडरल सिस्टम है हमारा कंट्री के अंदर, फेडरल सिस्टम है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसके लिए यहाँ सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, हमें यहाँ एक न्यूट्रल होनी चाहिए जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है। उस सिस्टम्स के अंतर्गत देखो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू द इंडियन सिटीजन, इसकी ज़रूरत क्यों है कि हमारे देश के सभी नागरिकों का राइट्स, अधिकार कोई छीन न ले, सोल द इंटीग्रिटी, if there is a problem between government, state government and national government, ठीक है, तो उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसे सोल्व करने के लिए रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ वर्कलोड, इसके अतिरिक्त वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए द जुडिशरीज एंड
important organs to interrupt the constitutionally and provision to any law as the supremacy of the constitution prevail in। मान लो कोई गवर्नमेंट वर्क कर रही है और वो एज अकॉर्डिंग नॉट गोइंग टू द जुडिस, है ना, वो अगर अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अकॉर्डिंग टू नॉट लॉ, तो इस समय भी इसकी सख्त ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डू नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। अगर जुडिशरी नहीं होगी, जुडिशरी की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी अपनी मर्यादाओं को न तोड़ सके, है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में जिन्होंने उनके वर्क दे रखे हैं उस वर्क को वो ब्रेकआउट ना करें, उसको वायलेट नहीं करें, उसकी लिमिट्स को नहीं तोड़ें। वी रिक्वायर इन कंट्री, और इसलिए ऐसे हमें जिस तरह का देश हमें चाहिए, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें संदेश दिया है, जो मैसेज दिए हैं, चाहे जो भी रूल्स बनाए हैं, इंडिपेंडेंट किया है, इम्पार्शियल और फेयरलेस जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी कंट्री। तो देखो सबसे पहली बात तो हम कि ये जो संवैधानिक हर व्यक्ति के अधिकार जो दे रखे हैं वो अधिकारों की कोई हनन ना करे। रनिंग गवर्नमेंट जो भी हैं वो गवर्नमेंट इस अपने पावर का दुरुपयोग ना करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम सिद्धांतों पे चलें, ये कोर्ट इसकी जवाबदारी होती है। इसके अतिरिक्त देखो जहाँ हमारा जो वायलेट न कर पाए एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेचर दोनों कानून विरोध, कानून के, है ना, उसकी अपनी लिमिट को न तोड़े, अपने लिमिट की अपनी मर्यादाओं में चले। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस और फ्री और इम्पार्शियल जुडिशरी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सी द जुडिशरी प्रोसेस देयर इज फ्लॉ एंड डिले टू सिटीजन गेट क्विक चिप एंड इक्वल जस्टिस। देखो हमारा यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही वर्क है कि कम समय में क्विक और सही न्याय की प्राप्ति हो हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इम्पार्शियल फियरलेस जुडिशरी जो फाउंडेशन है हमारा डेमोक्रेसी का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सी दैट जुडिशरी प्रोसेस देयर इज नो फ्लाई एंड डिले, कोई कमी ना रहे, कोई डिले ना हो, सिटीजन गेट क्विक राइट्स, हर सिटीजन को समय पर, है ना, जल्दी से जल्दी इसको न्याय मिले, चिप एंड इक्वल जस्टिस मिले। इन द प्रेजेंस ऑफ अलर्ट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वुड ऑलवेज रिमेन एक्टिव। आज के इस प्रेजेंस अलर्ट में देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जिस तरह से हैं उसी तरह जुडिशरी वुड ऑल्सो रिमेन एक्टिव होती है, बट मैनी ए टाइम्स ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस, कई बार क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पार्शियल एंड कॉन्गिनेशन इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस जुडिशरी हैज शोन द जुडिशियल इनएक्टिवनेस। कई बार देखो यहाँ सरकारों की इनएक्टिवनेस की वजह से भी हमको ये काम थोड़ा डिले लगता है। तो इस तरह इम्पोर्टेंस क्या है। अब नाउ सबसे फर्स्ट हम यहाँ 3 तरह की कोर्ट आपको स्पेशली बताइए, 4 तरह की कोर्ट बताइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, SP सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द एपेक्स कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट एपेक्स कोर्ट कही जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट कही जाती है। इज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट जुडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ द इंडिया हैव टू वर्क अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
जितने भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैव वर्क, पूरे जितने भी भारत के अंदर जितने भी एक दूसरे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स, वो सभी इसी के अंडर में वर्क करते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुसार इंडिया इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, जितने भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं भारत के, हैव टू वर्क, उन्हें कार्य करना पड़ता है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर। इसलिए इसको एपेक्स कोर्ट कहा गया है, ये सबसे बड़ी कोर्ट कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट वन चीफ जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और इसके अतिरिक्त 28 एडिशनल जज, 28 एडिशनल जज और प्लस 1 हेड जज। The Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President of India. अब यहाँ भारत के राष्ट्रपति, the President of India appointed the Justice of the Supreme Court, Chief Justice of the Supreme Court. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? तो बराबर से ध्यान रखना, इंडियन प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है हमारी पार्लियामेंट के अंदर कितने कोर्ट में रखने हैं, कितने जज रखने हैं। बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स, यदि लेकिन प्रेसिडेंट फील करे द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज, कि सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ गया है, देन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एडोक जज, अतिरिक्त जज, अतिरिक्त प्रभार के रूप में जज को नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन दे रखा है। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट की कार्यभार और अधिक हो, ज़्यादा हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जज की संख्या, अतिरिक्त जज की संख्या बढ़ा सकता है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिक ऑफ सीनियरिटी। देखो सीनियरिटी के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर ये अपॉइंट किए जाते हैं। एक्सपेक्ट ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल जजेज आर अपॉइंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस एज वेल एज द सम सीनियर जज। मतलब यहाँ सब काम सीनियरिटी के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता है। यहाँ पूरी एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है जिसमें अपने सिस्टम से चलती है। अब व्हाट नीड टू क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हमें क्या क्या क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो सबसे पहला है हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ए पर्सन हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी, एक सुप्रीम कोर्ट के जज करने के लिए, जज को नियुक्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहला वो व्यक्ति इंडियन होना चाहिए, फर्स्ट वन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शुड हैव प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 year जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट और इंडिया। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पे प्रोवाइडेड सर्विस एटलीस्ट 5 year, उसने 5 साल तक अपना वर्क कार्य दिए, सेवाएं दी हो। ए जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट, किसी भी एक हाई कोर्ट में ऑफ इंडिया, भारत की किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट में। शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years। इसके अतिरिक्त देखो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज द एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में उसने 10 साल तक काम किया हो। और शुड बी डिस्टिंग्विश जज के अंदर उसने जूरिस्ट के अंदर पैनल, जूरिस्ट पैनल के अंदर वर्क किया हो एज पर ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, और जिसकी उम्र 65 years से ज़्यादा ना हो। शुड नॉट बी मोर देन 65 years, 65 साल की उम्र ज़्यादा नहीं हुई हो। तो यहाँ क्वालिफिकेशन की बात आई कि कौन जज हो सकता है, हु मे बी द जज ऑफ दिस
तो इस तरीके से टाइम पीरियड जो हमारा यहाँ रिटायरमेंट एज जो होती है वो 65, रिटायरमेंट के लिए जो यहाँ उम्र है वो 65 ईयर्स, 65 साल की उम्र में रिटायर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आपने जो पढ़ा कि इंडियन जुडिशरी के बारे में हमने शुरुआत की, और क्वेश्चन ये मेक दिस पिरामिड को आप अपने होमवर्क में बनाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 2, याद रखना इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वालिफिकेशन फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राइट दिस 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चंस को आप लिखिए, समझिए। जय श्री स्वामीनारायण।